हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों होती है और उसके क्या कारण रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर हमें एमपीपीएससी के मेंस के पेपर फर्स्ट में देखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि यह आपको पूरे तरीके से समझ आ जाए ताकि आप खुद से इसको आंसर राइटिंग कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, कारण बताओ। तो आप ये देख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे कारण निम्नानुसार लिखा है मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसके कारण बताए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कारण देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या था, भौगोलिक स्थिति। फिर सेकंड क्या था, पूर्व के साथ संबंध। पूर्व का ज्ञान विज्ञान इटली तक पहुंचा। नवीन शहरों का उदय, दार्शनिकों की भूमिका, विदेशी व्यापार का केंद्र, रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व, प्रभावशाली धनी वर्ग का उदय, शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद इटली विद्वानों का केंद्र बना। रोम में पोप का निवास और इटली का बड़ा बाजार। ये सब कारण थे कि जो इटली की जो पुनर्जागरण की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरुआत हुई, उसकी इटली से शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये उसके प्रमुख कारण थे। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो फिर आगे, इटली शहर की जो भौगोलिक स्थिति थी वो व्यापार और वाणिज्यिक वर्गों के लिए उन्नति का केंद्र बनी। इटली शहर की जो भौगोलिक स्थिति है वो व्यापार और वाणिज्यिक वर्गों के लिए उन्नति का केंद्र बनी। इसके पूर्व के साथ संबंध, पूर्व के साथ जैसे अरब हो गया, मंगोल हो गया, भारत हो गया, तो इनके साथ साथ यूरोपीय देशों से भी अच्छे संबंध थे। तो मतलब इटली का इटली जो देश था, इसके पड़ोसी देश थे और जो इसके पूर्व के जो देश थे, इनसे इनके अच्छे संबंध थे, जिससे पूर्व के देशों का ज्ञान और संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। जिससे पूर्व के देशों की ज्ञान और संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। व्यापार में उन्नति के साथ साथ यहाँ कई बड़े शहर जैसे मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस उभर कर सामने आए। ठीक है, मध्यकाल के समय यह एक विदेशी व्यापार के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब जब देखो यहाँ पे जब बड़े बड़े शहर सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो विदेशी व्यापार है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये विदेशी व्यापार यहाँ का जो विदेशी व्यापार का जो मुख्य केंद्र के रूप में ये उभर कर आया। अच्छे व्यापार के चलते यहाँ पर प्रभावशाली धनी वर्गों का उदय हुआ। और अगर जब व्यापार अच्छा चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावशाली धनी वर्गों का उदय होगा। साथ ही साथ कई दार्शनिकों की रचनाओं ने यहाँ के व्यक्तित्व चिंतन को भी बढ़ाने में मदद की, जिससे लोग धर्मवाद और परलोकवाद के स्थान पर मानवतावाद की ओर अग्रसर हुए। तो साथ ही साथ क्या हुआ, कुछ व्यक्तियों ने इस तरीके की रचनाएं करी, उनके व्यक्तिगत चिंतन ने यहाँ पे जो लोगों की जो सोच को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिली। तो ये क्या होता है, रचनाओं ने यहाँ के व्यक्तित्व चिंतन को बढ़ाने में मदद की, जिससे लोग धर्मवाद और परलोकवाद के स्थान पर मानवतावाद की ओर अग्रसर हुए। इनमें दांते की डिवाइन कॉमेडी और पेट्रार्क तथा रोजर बेकन प्रमुख थे। फिर आधुनिक चिंतन के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी बढ़ता चला गया। आधुनिक चिंतन के साथ साथ यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर था वो भी बढ़ता चला गया। फिर हम देखेंगे कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यहाँ का ज्ञानी वर्ग जो था वो इटली में स्थानांतरित हुआ। देखो मैंने बताया था कि कुस्तुनतुनिया में रोमन साम्राज्य तब 2 पार्ट में डिवाइड था। तो जो कुस्तुनतुनिया में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो वहाँ पे जितने भी जो ज्ञानी वर्ग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो कहाँ पे स्थानांतरित हो गए थे। जैसे कि ये तुर्क हैं और ये इटली है। ठीक है, तो ये जो यहाँ के जो ज्ञानी वर्ग थे वो सारे इटली में आकर बस गए थे या शरण ली थी इटली में आके। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यहाँ का ज्ञानी वर्ग इटली में स्थानांतरित हो गया था, जिससे कई विद्वान निकलकर सामने आए थे तथा कुस्तुनतुनिया पर अब तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। और कुस्तुनतुनिया पर जो यहाँ पे तुर्की जो था, यहाँ पे तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, जिससे वहाँ का जो व्यापार का जो रास्ता था वो अब बंद हो चुका था। ठीक है, व्यापार का रास्ता बंद हो गए थे। ऐसे में व्यापार के चलते, ऐसे में अगर जब इटली के लोगों को अगर व्यापार की जब जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे में व्यापार के चलते इन्होंने क्या करा, समुद्री मार्गों की खोज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ था, व्यापारी मार्ग के रास्ते जो है बंद हो गए थे। ऐसे में व्यापार के चलते कई समुद्री मार्गों की खोज हुई, जिनमें कोलंबस, वास्को डी गामा, हेनरी बर्थोलोम्यू डियाज मैगलन ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब
रोम में स्थित चर्च के पादरियों को भी अपनी बातों को बताते समय तर्क पेश करने पड़ते थे। ठीक है, अब जो पादरी वर्ग थे वो भी जो भी वो बात कहते थे, जो भी वो बात बताते थे लोगों को, अब उसमें भी उनको तर्क पेश करना पड़ता था। ठीक है, वो मतलब लोगों को अब गुमराह नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ था, इस तरीके से उनको तर्क पेश करने पड़ते थे। वे लोगों के ज्ञान के स्तर से अवगत हो गए थे। मतलब अब यहाँ पे इटली में क्या हुआ, लोगों का ज्ञान का स्तर भी बढ़ता गया था। इन्हीं सब कारणों से इटली शहर एक बड़े व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। और जब हर तरीके से जब जो इटली सब शहरों की दृष्टि से देखा जाए तो संपन्न था, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य में भी अधिक मतलब कुशल लोग थे, और फिर साहित्यकार वगैरह भी उभर कर आए। तो इस सब कारणों से ये क्या था, एक बड़े व्यापार के रूप में उभर कर सामने आया। और यही वो मूलभूत कारण रहे जिनसे इटली के में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यहाँ पे हम देखेंगे पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे दांते, फिर पेट्रार्क और रोजर बेकन। ये तीनों ही जो थे, ये तीनों ही पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे दांते। ये जो क्वेश्चन है अक्सर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे ये टिप्पणी लिखने को पूछी जाती है कि दांते पर लिखिए, पेट्रार्क पर टिप्पणी लिखिए, रोजर बेकन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आपसे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। तो दांते क्या है, ये इटली के महान कवि एवं साहित्यकार थे। ये इटली के महान कवि और साहित्यकार थे। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी इनकी बुक का नाम है। फिर वहीं हम देखेंगे पेट्रार्क के बारे में। तो पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के संस्थापक कहे जाते हैं पेट्रार्क। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के संस्थापक। ये इटली के निवासी थे और इनको क्या कहा जाता था? इनको मानवतावाद का पिता कहा जाता था। पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता था। फिर अब हम देखेंगे रोजर बेकन। तो रोजर बेकन पुनर्जागरण काल का एक महान साहित्यकार। रोजर बेकन क्या थे? पुनर्जागरण काल के एक महान साहित्यकार थे। बेकन ने अरस्तू की प्रधानता का विरोध किया। बेकन ने अरस्तू की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रोजर बेकन ने क्या किया था? तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये थे हमारे पुनर्जागरण काल के कुछ प्रमुख साहित्यकार। पुनर्जागरण काल के समय जो प्रमुख भौगोलिक खोजें हुई उनमें इन तीनों का योगदान मुख्य था। तो हम इनकी टिप्पणी देख लेते हैं कि 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस में इनका लिखने को आता है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये है कोलंबस। ठीक है, तो कोलंबस में अपन क्या लिख सकते हैं? ये स्पेन का एक नाविक था। कोलंबस जो था वो स्पेन का एक नाविक था। सन 1492 में अमेरिका की खोज की थी। इसने सन 1492 में अमेरिका की खोज की थी। यह स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इसाबेल से सहायता पाकर भारत की खोज पर निकला था। ये क्या? स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इसाबेल से सहायता पाकर भारत की खोज पर निकला था। ये खोज पर तो भारत की निकला था, पर इसने खोज किसकी की थी? अमेरिका की। फिर हम देखेंगे वास्को डी गामा। तो ये एक पुर्तगाली नाविक था। सन 1498 में यह भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, इसने भारत की खोज की थी। कब? 1498 में। फिर इसने भारत में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई थी। फिर देखेंगे हम ये फर्डिनांड मैगलन। फर्डिनांड मैगलन के बारे में हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे? ये एक पुर्तगाल का प्रसिद्ध अन्वेषक था। स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम से सहायता पाकर, स्पेन के जो राजा थे वो कौन थे? चार्ल्स प्रथम से सहायता पाकर उसने मसाला द्वीप की खोज की थी। ठीक है, मसाला द्वीप का अन्य नाम क्या है? मलेशिया का मुलुकु द्वीप। मलेशिया का जो मुलुकु द्वीप है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मसाला द्वीप। ठीक है, तो स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम से सहायता पाकर इसने मसाला द्वीप की खोज की थी। और ये समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे? मैगलन। ठीक है, फिर प्रशांत महासागर का नामकरण इन्होंने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। और पृथ्वी की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? मैगलन को। पृथ्वी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मैगलन को। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आता है तो आप इसके कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार। तो पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। इन तीनों के बारे में अक्सर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। तो कम से कम हमें इनमें 3 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमें 3 पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है।
यहाँ पे हम देखेंगे लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो लियोनार्डो दा विंची कौन थे? ये मूर्तिकार, वैज्ञानिक आविष्कारक, वास्तुकार, इंजीनियर, बैले नृत्य के आविष्कारक और प्रख्यात बहुविज्ञ थे। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, वैज्ञानिक आविष्कारक, वास्तुकार, इंजीनियर, बैले नृत्य के आविष्कारक, प्रख्यात बहुविज्ञ थे। मतलब इनमें बहुत सारी स्किल्स थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नवोदित युग का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने नवोदित युग का प्रतिनिधित्व किया था। और इनकी प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? मोनालिसा। इनका प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? इनकी मोनालिसा। तो आप ये साइड में देख सकते हो, ये जो है ये मोनालिसा का चित्र है ये। ठीक है, तो इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, इस टाइप का चित्र बनाया था इन्होंने। यहाँ पे हम देखेंगे राफेल के बारे में। तो राफेल क्या है? पुनर्जागरण काल के इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी थे। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल के इटली के महान चित्रकार होने के साथ साथ ये वास्तुशिल्पी भी थे। इन्हें समूह संयोजन का आचार्य माना जाता था। इन्हें समूह संयोजन का क्या माना जाता था? आचार्य माना जाता था। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? मैडोना का चित्र। ये जो साइड में आप ये चित्र देख रहे हो, ये जो है ये मैडोना का चित्र है। ठीक है, राफेल की कला से ही बरोक शैली का विकास हुआ है। राफेल की कला से किस शैली का विकास हुआ है? बरोक शैली का। राफेल की कला से बरोक शैली का विकास हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे माइकल एंजेलो के बारे में। यहाँ साइड में ये प्रश्न दिया हुआ है, यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को रेखांकित कीजिए। ये जो प्रश्न है ये 2018 में आया था, पेपर फर्स्ट में, MPPSC के मेंस में पेपर फर्स्ट में आया था। ये यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को रेखांकित कीजिए। और ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स थे। इस क्वेश्चन पर 6 मार्क्स थे। तो 6 मार्क्स में कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6 पॉइंट तो दिए हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है ये पॉइंट। माइकल एंजेलो कौन थे? ये इटली के निवासी थे। माइकल एंजेलो इटली के निवासी थे। इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और ये उच्च पुनर्जागरण युग के कवि कहे जाते थे। ठीक है, ये क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार होने के साथ साथ ये उच्च पुनर्जागरण युग के कवि कहे जाते थे। इन्होंने 2 सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। इन्होंने 2 सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया था, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य, और सेकंड है वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट। यहीं पर वेदी की दीवार पर उभरे थे, बनाए थे द लास्ट जजमेंट। तो हम देखेंगे पहले रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य देखेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो चित्र है ये सिस्टीन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य बने हुए हैं। ये इस तरीके से ये पेंटिंग की हुई थी इन्होंने। तो क्या गज़ब की पेंटिंग करी इन्होंने। फिर वेदी की दीवारों पर द लास्ट जजमेंट, ये भी 1 नंबर पेंटिंग करी। यहाँ पे आप देख सकते हो द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनाया है इसे। वेदी की दीवारों पर उभरे ये चित्र। ठीक है, ये सब मानवतावाद से रिलेटेड है ये चित्र। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 2 सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया था इन्होंने, रोमन में सिस्टीन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य और वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लॉरेंटियन पुस्तकालय में मैनरनिस्ट शैली का नेतृत्व किया था। लॉरेंटियन जो पुस्तकालय है वहाँ पे इन्होंने मैनरनिस्ट शैली का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जॉर्जियो बसारी ने लिखा है। जॉर्जियो बसारी ने क्या लिखा है इनके बारे में कि माइकल एंजेलो का कार्य किसी भी अन्य मृत या जीवित कलाकार से परे है। माइकल एंजेलो का जो कार्य है वो किसी भी अन्य मृत या जीवित कलाकार से परे है, और केवल एक ही कला में नहीं सभी तीनों में श्रेष्ठ है। और केवल एक ही कला में नहीं सभी तीनों में श्रेष्ठ है। वो तीनों कलाएं कौन कौन सी थी? वो थी मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकार। ठीक है, तो वास्तुकला, तो ये तीनों ही कलाओं में ये श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, तीनों ही कलाओं में ये श्रेष्ठ थे। फिर हम देखेंगे उनके जीवन काल में उन्हें अक्सर लोग अल डिवीनो कहकर बुलाते थे। क्या बोलते थे इनको? अल डिवीनो। ठीक है, अल डिवीनो किसको कहा जाता था? दिव्य व्यक्ति को। अल डिवीनो किसे कहा जाता था? दिव्य व्यक्ति को कहते थे अल डिवीनो। तो ये थे क्या माइकल एंजेलो के बारे में कुछ पॉइंट थे। तो आप इस तरीके से इनके बारे में लिख सकते हो।